एक रिपोर्ट ने पूरे पेंटागन की नींद उड़ा रखी है। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि ईरान युद्ध में अमेरिकी हथियारों के स्टॉक तेजी से कम हो रहे हैं, खासकर अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइल। यहाँ पर इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है तब से अब तक यूएस की तरफ से 850 टोमाहॉक मिसाइल यूज़ की गई हैं और ईरानी ड्रोन और मिसाइल को रोकने के लिए 1000 से ज़्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल फायर की गई, जिसमें यूएस के पैट्रियट, थार्ड और नेवी के SM-3 एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर्स शामिल हैं। यहाँ पर एक टोमाहॉक मिसाइल की कीमत $3.6 मिलियन बताई गई है और साल में कुछ 100 टोमाहॉक मिसाइल ही बनाई जा सकती हैं। अगर यहाँ पर अमेरिका अपना पूरा जोर भी लगा ले तो साल में 600 से ज़्यादा टोमाहॉक मिसाइल नहीं बना सकता। पेंटागन की सबसे बड़ी चिंता तो इस बात से बढ़ गई कि अगर इसी बीच एक और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो यहाँ पर यूएस के हथियारों के स्टॉक पर्याप्त नहीं हैं। हाल ही में पेंटागन ने $200 बिलियन की इमरजेंसी फंड की मांग कांग्रेस के सामने रखी ताकि यूएस के हथियारों के स्टॉक को बढ़ाया जाए और नए हथियार बनाने की क्षमता को भी बढ़ाया जाए ताकि अगली वॉर के लिए अमेरिका की तैयारी पूरी हो। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये नहीं कि उनके हथियार कम पड़ रहे हैं, बल्कि अमेरिका इस बात से घबराया हुआ है कि उन्होंने जितना ईरान को आंका था, ईरान उनकी सोच से कहीं ज़्यादा आगे निकला। खुद यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के चीफ पीट हेग्सेथ ने माना कि हमने तो सोचा था कि ईरान के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइल्स हैं ही नहीं, बट यहाँ पर तो उन्होंने 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल भी फायर कर दी। ये वही मिसाइल है जो ईरान ने यूएस के डिएगो गार्सिया वाले मिलिट्री बेस पर फायर की थी। यहाँ पर ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी ख़त्म कर दी, उनकी एयरफोर्स ख़त्म कर दी, उनकी वेपन फैक्ट्रीज ख़त्म कर दी, 80% से ज़्यादा उनकी मिसाइल्स और ड्रोन ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर अभी भी ईरान इतनी लंबी दूरी तक अपने ड्रोन और मिसाइल्स कैसे छोड़ रहा है, या फिर ट्रंप ही लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। बट जो भी हो, जहाँ पर यूएस इजराइल के साथ साथ पूरे गल्फ कंट्रीज़ की ईरान ने नींद उड़ा रखी है। अगर ये जंग 1 महीना और लंबी खींच जाती है तो क्या अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो मिडिल ईस्ट में अपने एलाइज को बचा सके? अमेरिका ने अब अपने ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में भेजना शुरू कर दिए हैं। वहीं ईरान का कहना है कि उनके 10 लाख सैनिक यूएस का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो यहाँ पर यूएस को एक मोटा फाइनेंशियल झटका लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ईरान के कुछ ही $1000 के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए यूएस को कई मिलियन की मिसाइल फायर करनी पड़ रही हैं। वहीं अब गल्फ की ये वॉर यूरोप की वॉर के साथ कनेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जेलेंस्की का कहना है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस डील साइन की है, जिसमें यूक्रेन सऊदी अरेबिया को हथियारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, ड्रोन ट्रांसफ़र करेगा और सऊदी अरेबिया को ये भी सिखाएगा कि ईरान के द्वारा फायर किए गए शाहिद ड्रोन्स को कैसे रोका जाए। क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन रशिया के साथ पिछले 4 साल से वॉर लड़ रहा है और रशिया यहाँ पर ईरान के यही शाहिद ड्रोन्स यूक्रेन के ऊपर फायर कर रहा है। और यूक्रेन का यहाँ पर यह कहना है कि अब उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है कि इन ड्रोन्स को कैसे इंटरसेप्ट करना है। जेलेंस्की ने यहाँ पर यह भी कहा कि आने वाले दिनों में उनकी ऐसी डील यूएई, बहरीन, कतर के साथ भी हो सकती है। और यूक्रेन यहाँ पर ऑलरेडी ही 200 मिलिट्री एक्सपर्ट्स को सऊदी अरेबिया भेज चुका है। ईरान युद्ध ने यहाँ पर सभी खिलाड़ियों को खुलकर एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। यूक्रेन युद्ध में यूरोप और अमेरिका पीछे से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, बट खुलकर नहीं। वहीं ईरान वॉर में रशिया और चाइना पीछे से ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, मगर खुलकर नहीं। बट अभी एकदम से ये सभी खिलाड़ी खुलकर सामने आ चुके हैं। पहले यूएस और इजराइल खुलकर गल्फ देशों के साथ दे रहे थे, अब यूक्रेन भी पूरी तरह से खुलकर इस गल्फ वॉर में शामिल हो चुका है। दूसरी ओर रशिया भी खुलकर ये बोल रहा है कि वो ईरान का साथ दे रहे हैं। अगर यूएस और यूरोप यूक्रेन का रशिया के खिलाफ साथ दे सकते हैं तो रशिया क्यों नहीं ईरान का साथ देगा? यहाँ पर इस युद्ध में अब ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला और हौतीस इसराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं, इराक में यूएस एसेट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, और तो और ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ बब अलमंदाव स्ट्रेट को भी ब्लॉक करने की धमकी दे डाली। यहाँ पर हौतीस बब अलमंदाव के बिल्कुल ऊपर बैठे हैं। अगर उन्होंने इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया तो गल्फ से जो थोड़ी बहुत क्रूड ऑयल की सप्लाई यूरोप तक जाती थी वो ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल और बब अलमंदाव से 12% क्रूड ऑयल सप्लाई होता है, यानी कि पूरी दुनिया का लगभग 32% क्रूड ऑयल ब्लॉक हो जाएगा। मुसीबत यही ख़त्म नहीं होती। जिस तरह से पिछले दिनों यूक्रेन ने रशिया की ऑयल रिफाइनरीज और उनके ऑयल प्लांट के ऊपर हमले किए, उसके बाद माना जाता है कि रशियन ऑयल की 40% एक्सपोर्ट कैपेसिटी घट चुकी है। इसके बाद रशिया ने ये ऐलान कर दिया कि 1 अप्रैल के बाद वो दुनिया को एक्सपोर्ट होने वाला पेट्रोल बैन कर रहे हैं, और रशिया के बाद अभी तक इतना ही पेट्रोल बचा है जो कि पूरे रशिया के लिए पर्याप्त है। दुनिया में अब ये दोनों युद्ध, रशिया वर्सेस यूक्रेन और ईरान वर्सेस यूएस इजराइल, बहुत ही भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है। कई देशों की एनर्जी सप्लाई चेन ठप पड़ चुकी है। यही मार आने वाले दिनों में भारत को भी झेलनी पड़ सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि
यहाँ पर अब एक तीसरा वॉर फ्रंट भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। इन सब का फायदा उठाकर अब चाइना ताइवान का फ्रंट खोल सकता है, क्योंकि चाइना इसी सुनहरे मौके की तलाश में था। चाहे जो भी हो, पूरी दुनिया आज क्राइसिस में है, वहीं चाइना की इन सब के बीच में बल्ले बल्ले है। मुसीबत यहाँ पर पैदा होगी भारत जैसे विकासशील देशों के लिए। एनर्जी की सप्लाई चेन ठप पड़ने से भारत की बढ़ती हुई इकॉनमी को थोड़ा धक्का तो जरूर लगेगा। वहीं भारतीय सरकार ने 1 लाख करोड़ का इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन फंड रिलीज किया है। बट यहाँ पर सवाल ये है कि इतना फंड आने वाले समय में पर्याप्त होगा, या भारत में भी दूसरे देशों की तरह फिर से लॉकडाउन लगने वाला है।